नमस्कार, वीएल एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश समसामयिकी और इस कड़ी में हमने अगस्त माह की समसामयिकी को इसमें सम्मिलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग किसने लिखा है, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया? तो इसे लिखा गया है संजीव सिंह द्वारा। ये लखनऊ के रहने वाले हैं और ये एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं। ये जो थीम सॉन्ग है ये है कर दे कमाल तू। संजीव सिंह के अनुसार ये जो थीम सॉन्ग है ये डॉक्टर दीपा मलिक से प्रेरित है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऐतिहासिक घटना काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हाल ही में 9 अगस्त को काकोरी कांड का नाम बदलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो इसमें ये जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला देखते हैं, अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को क्या नाम दिया गया? तो इसे NH 227B का नाम दिया गया है। अगला है, संसद द्वारा पारित गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? हाल ही में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है, गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम। एक्चुअली ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम पारित किया गया है, जिसके अनुसार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। विधेयक में एक आयोग के गठन का प्रावधान है जो NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की पहचान, तथा संबंधी अनुसंधान, समन्वय और समाधान में मदद करेगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पहचान आसपास के क्षेत्रों के रूप में की गई है जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत NCR में वायु गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक के कारावास या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। एक बात इसमें गौर करने वाली है कि इस विधेयक में किसानों को दंड से बाहर रखा गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के किस चरण का शुभारंभ किया गया? तो मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी और मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय नियम कानून तैयार करना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। इन पार्कों में इलाज में काम आने वाले उपकरण बनाने के लिए कंपनियों को सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे इन महंगे उपकरणों के आयात पर आने वाले खर्च में कमी आएगी। साथ ही उत्पादन लागत घटने से ये उपकरण कम दाम पर उपलब्ध होंगे। अगला है, हाल ही में कहां पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऊर्जा बचाने वाला देश का पहला डेमो भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है? तो ये लखनऊ में ऐसा डेमो भवन बनेगा। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो हाल ही में कल्याण सिंह का जो है निधन हो गया। कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री वर्ष 1991 में और दूसरी बार वर्ष 1997 में बने थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में एक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी 1992 में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला? तो औरैया की निवासी हैं नेहा कुशवाहा। इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के लिए। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद जिले का नया नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव है और मैनपुरी जिले का नया नाम बदलकर मयन नगर करने का प्रस्ताव है। तो याद रखेंगे, अलीगढ़ का हरिगढ़ किया जाएगा, फिरोजाबाद जिले का नाम चंद्रनगर किया जाएगा और मैनपुरी जिले का नाम बदलकर मयन नगर किया जाएगा। अगले 2 क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। अगला, हाल ही में किस संस्थान के 2 छात्रों की पोर्टेबल वेंटिलेटर सक्सेस स्टोरी फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका में छापी गई? तो ये IIT कानपुर के 2 छात्र हैं, निखिल कुरेले और हर्षित राठौर, जिन्होंने यह पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाए हैं। ये रहे निखिल कुरेले और हर्षित राठौर। अगला है, कब तक जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 31 दिसंबर 2021 तक लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी।
और इसका जो लक्ष्य है 2024 तक नल द्वारा सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले का गांव बलई को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? तो बलई एक बहराइच का एक गांव है और यह एक थारू बहुल गांव है जिसे इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रहे प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर होगा? तो यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा और यह मेरठ में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी याद रखेंगे मेरठ में बनेगी। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की? तो 25-25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। और टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से कुल 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और यह जो आयोजन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ था और उसमें हर जिले से यानी 75 जिले से 75 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसके अलावा इस समारोह में शामिल टोक्यो ओलंपिक विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को जो पुरस्कार राशि दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक विजेता थे 2 करोड़ मिला है। रवि कुमार दहिया 1.5 करोड़, मीराबाई चानू 1.5 करोड़, पीवी संधू 1 करोड़, बजरंग पुनिया 1 करोड़, लवलीना 1 करोड़। पुरुष हॉकी टीम में 1 करोड़ प्रति खिलाड़ी को मिला है और महिला हॉकी टीम में 50 लाख प्रति खिलाड़ी को मिला है। दीपक पुनिया को 50 लाख, अदिति अशोक को 50 लाख, हॉकी स्टार टीम को 10 लाख प्रति सदस्य पुरस्कार राशि मिली है। इसके अलावा विजय शर्मा जो कि मीराबाई के कोच हैं उन्हें 10 लाख का चेक प्रदान किया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने खेलों को गोद लेकर अगले 10 वर्षों तक उसका वित्त पोषण करने की घोषणा की? तो 2 खेल हैं, 2 खेल होंगे, एक तो कुश्ती होगा और दूसरा कोई अन्य खेल होगा जिसका वित्त पोषण अगले 10 वर्षों तक किया जाएगा। अगला, अयोध्या में राम जन्म भूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। अगला, हाल ही में प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित पुस्तक प्रयागराज कुंभ का विमोचन किसने किया? तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला, हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधरोपण को बढ़ाने के लिए किस अभियान को चलाने का फैसला लिया गया? तो इस अभियान का नाम है मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान से सम्मानित हुई ऋतु उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो औरैया जिले से संबंधित है। अगला देखते हैं, हाल ही में एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया? तो 10 पुलिस अधिकारियों को इसके लिए चुना गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया? तो ये महोबा जिले से किया गया। वीरभूमि महोबा वीरभूमि के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो है आला उदल की वीरभूमि थी। इससे पहले चरण का जो शुरुआत हुआ था उज्ज्वला योजना के 1 मई 2016 से, ये भी वीरभूमि बलिया से की गई थी। बलिया किसकी वीरभूमि है? ये मंगल पांडे की वीरभूमि थी। अगला देखते हैं, कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो 2500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला, हाल ही में मंदिर में फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है? तो गोरखपुर नगर निगम ने यह कदम उठाया है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में इजराइल की हाईटेक तकनीक से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है गोरखपुर में किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, गोरखपुर होगा। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो इस पोर्टल का नाम है up.mygov.in। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व भी शामिल है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगला, वर्ष 2022-23 में यूपी में कितने करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है? याद रखेंगे 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। अगले, लैंड बैंक किससे संबंधित है? ये पौधरोपण से संबंधित है और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है कि हर तहसील में लैंड बैंक बनेगी।
अगला, हाल ही में पारुल सिंह ने यूरोप की माउंट एल्ब्रूस चोटी पर तिरंगा फहराया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो यह जो है कानपुर से हैं पारुल सिंह, जिन्होंने हाल ही में माउंट एल्ब्रूस चोटी पर तिरंगा फहराया। माउंट एल्ब्रूस कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह गोरखपुर में रखी गई। इसके अतिरिक्त तो यही जो है राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। अगला देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? यह गाजियाबाद बना। अगर पहले नंबर की बात करें तो चीन का एक होटन शहर है, वह सबसे प्रदूषित शहर था। अगला, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? इसके लिए उत्तर प्रदेश को 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर कमरे के तापमान पर पोटैटो स्टार्च आधारित इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने में सफलता हासिल की? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा का विषय रही जलकुंडी परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पूर्वांचल में बाढ़ नियंत्रण से है। जानते हैं ये है क्या? पूर्वांचल में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1935 में यह जलकुंडी परियोजना तैयार की गई थी। इस परियोजना के तहत नेपाल के बालूबांग के पास 56 मीटर और नलौरी के पास 163 मीटर ऊंचा बांध बनाने के साथ गहरा कुंड बनाकर पानी को स्टोर किया जाना था। इस कुंड में राप्ती और उसकी सहायक नदी झिरमुख, खोला सहित कई नदियों के जल को एकत्र किया जाना था। वहीं डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता। इससे नेपाल सहित पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था सुधर जाती और सिद्धार्थनगर सहित बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर सहित करीब दर्जन भर जिलों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाता। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो इस परियोजना को हरी झंडी मिल सकती है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो रायबरेली में कृषि विज्ञान केंद्र खुलेगा। अगला, हाल ही में जारी गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में आईआईटी कानपुर देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है और दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा है। अगला, किस संस्था ने फेफड़ों के ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने के लिए 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो यह पीजीआई ने किया है और आईआईटी कानपुर ने किया है। अगला, अनाज से इथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद रखेंगे, यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1400 करोड़ लीटर की जरूरत होगी और इसी क्रम में गोरखपुर में इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी? तो लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी गई। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर एक्ट लागू करने जा रही है? तो यह सभी ग्राम पंचायतों में, सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में इस सिटीजन चार्टर एक्ट को लागू करेगी। प्रदेश सरकार मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता हो कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। तो यह पहल सिटीजन चार्टर एक्ट के तहत ही हो रही है। अगला, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो यह 5 अगस्त 2021 को किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन वितरण के 3 माह पूरे होने पर 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए हर सरकारी राशन दुकान पर 100 लाभार्थी बुलाने के निर्देश दिए गए थे। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पदक दिलाने वाले पीयूष दुबे। ये रहे पीयूष दुबे। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो हाथरस के निवासी हैं। अगला अंतिम है, उत्तर प्रदेश में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में कब पेश किया गया? सप्लीमेंट्री बजट जो है 18 अगस्त 2021 को पेश किया गया।
जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही ये सप्लीमेंट्री बजट ले आते हैं। तो इस तरीके से हमने अगस्त माह की उत्तर प्रदेश की समसामयिकी को समाप्त किया। अगर आप इससे संबंधित क्विज चाहते हैं या इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उससे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।